हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बनाई गई खास करके, उसको हम लोग पूरी हिस्ट्री आज कंप्लीट करेंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पॉइंट वाइज दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा। कौन करता है? मांडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? दैमाबाद। कौन? दैमाबाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? फुत्कागेन-डोर। कौन करता है? फुत्कागेन-डोर। उसके बाद पूर्वी सीमा का निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। कौन करता है? आलमगीरपुर। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है वो हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो मिले मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? घरों में जो घर थे मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे क्या क्या मिले हैं? वहाँ के जो घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। कौन था? लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। उसके बाद नेक्स्ट है, हाथीदांत पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथीदांत का जो पैमाना मिला है वो मिला है लोथल में। कहाँ पे मिला है? लोथल में। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, वो जो हड़प्पा खुदाई करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में वो है आलमगीरपुर और हुलास। कौन कौन? आलमगीरपुर और हुलास जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है, लोथल कहाँ पे है? लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी वो कहाँ से? कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। और एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चौंदड़ो से। कहाँ से? चौंदड़ो से। उसके बाद अगला है कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो है बनावली। क्या है? बनावली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थान जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं। 100 पेटिका के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले। कहाँ पे? हड़प्पा से। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों की खोज हुई वो हुई गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। देखो यहाँ पे अगला पॉइंट देखा है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। देखो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। और कब खोज किसकी? 1921 में। कब की? 1921 में दयाराम साहनी ने, और माधव सूर्य वत्स ने 1926 में, और व्हीलर ने इसकी खोज 1946 में की। उसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध, सिंधु यहाँ पे लिखा है, सिंधु नदी किनारे है। उसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, और सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। उसके बाद मैके ने इसकी खोज की 1927 में, और हिलर ने इसकी खोज की 1930 में। उसके बाद नेक्स्ट है चौंदड़ो। चौंदड़ो कहाँ पे है? ये भी सिंधु नदी किनारे है, और ये भी सिंध प्रांत में पाकिस्तान के। और कौन से जिले में है? नवाब शाह जिला। कौन सा जिला? नवाब शाह जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी? मैके ने 1925 में की, और एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। किसने? एनजी मजूमदार ने इसकी खोज 1931 में की थी। उसके बाद अगला है कालीबंगन। कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है, और हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और कौन से राज्य में? राजस्थान में। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष 1951 में, और वीवी लाल एवं बीके थापा ने की थी इसकी खोज 1961 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पे है? ये भी है सिंधु नदी किनारे, और सिंध प्रांत में पाकिस्तान के। कहाँ पे? खैरपुर स्थान में। कहाँ पे? खैरपुर में। और इसकी खोज किसने की? फजल अहमद ने। किसने? फजल अहमद ने। उसके बाद नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे है? मादर में है, मादर नदी के किनारे। और कहाँ पे? गुजरात, गुजरात के कठियावाड़ जिले में। कहाँ पे? गुजरात के कठियावाड़ जिले में। और उसके बाद रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। किसने की? रंगनाथ राव ने। देखो जो सन है वो हमें केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद रखना है, और बाकी के हमें सन नहीं याद रखना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस ये याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी। उसके बाद रोपड़। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, और कहाँ पे है? पंजाब में, रोपड़ जिले में। कहाँ पे? पंजाब में, रोपड़ जिले में। और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद अगला है लोथल। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में, और अहमदाबाद जिले में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। इसकी खोज की रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने। उसके बाद अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यह हिंड नदी किनारे, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किसकी? कब की? 1958 में। उसके बाद अगला है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर की खोज किसने की थी? आलेर स्टाइन ने 1927 में की। और कहाँ पे है? दाफक नदी किनारे पर है, और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। कहाँ पे? मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है वनावली। कहाँ पे? वनावली कौन सी नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे है, और कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। उसका नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने मिलकर। और कहाँ पे? लूनी नदी किनारे पे है, और गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। उसके बाद अगला है फुतका को। फुतका को कौन सी नदी किनारे है? स्वादिकोर नदी किनारे, और दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद इसकी खोज की थी जॉर्ज डेल्फ ने। किसने? जॉर्ज डेल्फ ने। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा है वैदिक संस्कृति। कौन चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है वैदिक संस्कृति। अब यहाँ पे देखो महाभारत ग्रंथ को नाम है, महाभारत ग्रंथ का नाम है सतसाहत्री संहिता। क्या है? सतसाहत्री संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था कैसा था? बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। जनता विश्वास किसमें थी? करती थी बलि एवं कर्म कांड में। किसमें? बलि एवं कर्म कांडों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। कौन सा? सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम लोग ऋग्वेद। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। किससे? इंद्र से। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, पुरंदर शब्द। पुरंदर शब्द किसके लिए यूज किया गया है? इंद्र के लिए यूज किया गया। किसके लिए? इंद्र के लिए। उसके बाद अगला है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें
वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यव शब्द का प्रयोग किया गया है जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, वो था परफाणी नदी। कौन सी नदी? परफाणी नदी, या फिर उसे ही रावी नदी बोला गया। और इसी तट पर 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगला है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो मूल्यवान संपत्ति थी वो थी गाय। क्या था? जिसके पास ज्यादा गाय है वो क्या था? अधिक धनवान माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या नाम दिया गया था गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषदों में। किसमें मिलती है? उपनिषदों में। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो है 18। कितनी? 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था कुरु एवं पांचाल को। किसको? कुरु एवं पांचाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा नदी के बारे में बताया गया है वो थी सिंधु नदी। कौन थी? सिंधु नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, वह नदी थी सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा के नाम से जाना गया है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मातेत्मा किस नदी को बोलते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? सरस्वती को। या फिर देवीत्मा या फिर नदीत्मा, ये सब सरस्वती के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वह है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वह था मैत्रायणी उपनिषद। कौन था? मैत्रायणी उपनिषद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। कहाँ से? ईरान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारत में निशाक या फिर निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाक या निष्क जो वर्ड यूज किया जाता था वो किया जाता था स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके लिए? सोने के आभूषणों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 14वीं सदी ईस्वी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। वह अभिलेख, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है वह था बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर से। कहाँ से? बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह कठोप उपनिषद। कौन सा? कठोपनिषद। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नचिकेता और यम का संवाद किसमें प्राप्त होता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आरोग्य संबंध का सूचक है वह नदी थी कुबा नदी। कौन सी नदी? कुबा नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधर्वयु का अर्थ होता है। अधर्वयु का अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला पुरोहित। क्या होता है? यज्ञ कराने वाला पुरोहित जो होता है उसे ही बोला जाता था अधर्वयु।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति जो शासक थे वो थे कैकेयी राज के। कहाँ के? कैकेयी राज के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। किसको? मनु को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है, इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। पढ़ेंगे इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पे है? वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया वह थी गृह त्याग की घटना। जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो उसी घटना को बोला गया महानिष्क्रमण। क्या बोला गया? महानिष्क्रमण। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। और इसे जाना गया धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। किसके नाम से? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना गया। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसको जाना गया था धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। और कहाँ पे दिया पहला उपदेश? वो दिया था सारनाथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश संबंधित है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। किससे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश का जो है चित्रण हुआ है मृग संहिता चक्र द्वारा। किसके द्वारा? मृग संहिता चक्र द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन? देवदत्त। अब देखो यहाँ पे बौद्ध सभाएं दी गई हैं, समय दिया गया है, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासन काल में हुई। अब यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी अध्यक्ष थे। और शासन काल किसके था? किसका शासनकाल था? वो था कालाशोक का। किसका? कालाशोक का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला पॉइंट बनेगा जो तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व हुई। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। उसके बाद चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति वो कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और कहाँ पे? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पे? यह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। उसके बाद वसुमित्र अध्यक्ष थे, इसमें से अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? वो थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक संबंधित है बुद्ध के उपदेशों का। किसका? त्रिपिटक जो है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। त्रिरत्न का क्या मतलब होता है? कि त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। इसी को बोला गया त्रिरत्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार स्थिर और क्षणिक है। यह कथन संबंधित है। यह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। हमारा है वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह है विनय पिटक। क्या है? वह है विनय पिटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी राजा जिन्हें समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे
भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? वह था मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से कहा था कि वह एक बौद्ध विहार बनाना चाहता है और उसके लिए उसको अनुमति प्रदान की जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे। वे 2 बंजारे कौन थे? मलिक और तपस्सु। कौन थे? मलिक और तपस्सु 2 बंजारे थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध से उपदेश लिया था और क्या बन गए थे? उनके उपासक बन गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। कहाँ पे? राजगृह बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? वह संबंधित है हीनयान से। किससे? हीनयान संप्रदाय से। किससे? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि विशुद्धिमग्ग किससे संबंधित है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है, बताएंगे हम लोग हीनयान संप्रदाय से। किससे? हीनयान संप्रदाय से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वह है कौशाम्बी। कहाँ पे? कौशाम्बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। दोनों धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, वह काल था कुषाण काल। कौन था? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे। विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची स्तूप से। कहाँ से? सांची स्तूप से। और कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, वह था बोध गया। बोध गया कहाँ पे स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। या फिर फाल्गु नदी अगर आ जाए पेपर में तो हम लोग फाल्गु नदी भी उसी को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज की उपाधि दी गई थी गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ही एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? जो गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, वह था बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? वह आए थे उदयन के काल में। किसके काल में? जब उदयन का कार्यकाल था तभी बुद्ध जो थे कौशाम्बी आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? वह थे विक्रमशिला के। कहाँ के? विक्रमशिला विहार के प्रमुख विद्वान थे। कौन? अतीश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है, तीर्थंकरों का कालानुक्रम सही क्रम है। यहाँ पे कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं। देखो उनका जो कालक्रम है वो कौन सा है? अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मुनिव्रत नाथ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। उसके बाद अगला है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। कहाँ पे? कुंडलपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। किसके तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी बना। महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? जामाली। कौन था? जामाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म का। अब देखो पेपर में पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
मक्खली गोपाल। कौन थे? मक्खली गोपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। किसमें? अर्धमागधी भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनी एक संप्रदाय था, यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर संबंधित है, तीर्थंकर संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वह था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? वह जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, जैन धर्म से संबंधित है प्रभावगिरी। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि प्रभावगिरी किससे संबंधित है, बताएंगे हम लोग जैन धर्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वह था जैन धर्म। कौन था? जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की संभावना जो है अवधारणा जो थी उसमें विश्वास नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तकें होती हैं उन्हें बोला गया आगम सिद्धांत। क्या बोला गया? आगम सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वह था चारवाक दर्शन। कौन था? चारवाक दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन था? रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें पता चलता था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका शासन जो था पश्चिम भारत में भी उसका प्रभाव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो थी शासन के सिद्धांतों पर। किसमें? शासन के सिद्धांतों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग था, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग था मित्र। कौन था? मित्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि अशोक शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह थे अशोक। कौन थे? अशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। कौन सा? लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। उसके बाद अगला है, गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है। गुर्जर शिलालेख कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसमें से क्या है अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। वह कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा का लघु शिलालेख। और कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। उसके बाद अगला है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह स्थान है अनुराधापुर। कौन सा स्थान है? अनुराधापुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी लिपि थी? आरामाइक लिपि थी, ग्रीक लिपि थी और खरोष्टी लिपि थी। उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने प्रयोग किया था आरामाइक लिपि का, ग्रीक लिपि का और खरोष्टी लिपि का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ बना है वह प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत में आया, फाहियान भारत में कब आया था? 399 एडी में। कब आया था? 399 एडी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है, कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। कहाँ से? 13वें शिलालेख से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। राजस्व इकट्ठा करने का जो काम था वो कौन करता था? समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो तुर्मय वो था मिस्र का राजा। कहाँ का? मिस्र का राजा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। कौन था? फ्लीट। कौन था? फ्लीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है प्राचीन रूप? आधुनिक देवनागरी जो लिपि है उसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। किसने? अशोक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का, जो प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानते हैं जिसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में दंड विधान थे। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कैसे थे? काफी कठोर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के लिए। किसके लिए? अशोक के शिलालेखों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है वह अभिलेख था शिलालेख 12वां। कौन सा अभिलेख था? शिलालेख 12वां था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के या फिर चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। या भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि शकों पर विजय किसने प्राप्त की या शकों को किसने हराया, तो क्या बताएंगे हम लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी। होड़ों को किसने हराया? वो हराया था स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। क्या कहते थे? गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे बोला जाता था दिनार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ था एरण अभिलेख से। किससे? एरण अभिलेख से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। जो सारनाथ में जो क्या है, भूमि स्पर्श वाली जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है वह संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वह शासनकाल कौन था? गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह था गुप्त वंश। कौन था? गुप्त वंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि जो गुप्त काल में थे वह थे राजस्व के स्रोत। क्या थे ये एक प्रकार के कर थे। क्या थे? एक प्रकार के कर थे। और किसका स्रोत थे? राजस्व का स्रोत थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ऋषि गौतम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं भास्कर। कौन जाने जाते हैं? भास्कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक था। कौन था उसका नायक? अग्निमित्र। और यहाँ पे देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम के भी लेखक कौन है? वो थे इनके लेखक, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। किससे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो कुमारगुप्त प्रथम का जो अभिलेख था मंदसौर अभिलेख, उसमें से जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों के बारे में। किसके बारे में? रेशम बुनकरों के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, वह था समुद्रगुप्त। गुप्त काल में सर्वप्रथम अभिलेख जारी करने का काम किसने किया? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। उसके बाद अगला हमारा चैप्टर है हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह थी। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ पे? कन्नौज तथा प्रयाग में। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है राजपूत काल। कौन सा है? राजपूत काल। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। और देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, तो कीर्ति स्तंभ है वह कहाँ पे है? तो बताएंगे हम लोग चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में वर्ष में हराया परंतु अगले वर्ष उससे हार गया। तो पृथ्वीराज चौहान थे, इसमें से 1191 को जो युद्ध होता था, हुआ तराइन का युद्ध, उसमें से क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन जब 1192 में दोबारा युद्ध होता है तो उसमें से क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। कौन था? चंद्र बरदाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर भोज किस वंश का शासक था? वह था प्रतिहार वंश का। किसका? प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रुजयचंद गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? संयोगिता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला पृथ्वीराज तृतीय वंश के राजा थे। वह थे चौहान वंश के। कौन से वंश के? चौहान वंश के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जिन्हें पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। और किसके बारे में लिखी गई है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। चाहमानों के नियंत्रण में कौन शहर थे? दिल्ली तथा अजमेर। चाहमान का मतलब होता है चौहानों के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में? चौहानों के नियंत्रण में। कौन कौन से शहर थे? दिल्ली और अजमेर थे चाहमानों के नियंत्रण में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। कब लड़ा गया था? 1191 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी द्वारा धर्मचक्र जिन विहार बनाया गया, वह कहाँ पे बनाया गया था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा सल्तनत काल। कौन चैप्टर है? सल्तनत काल। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग थे? वो थे तुर्क। कौन से वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था। जो सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए प्रयोग होता था उसे बोलते थे मसाहत। क्या बोलते थे? मसाहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था? सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष था उसे बोला जाता था आरिज मुमालिक। क्या बोलते थे? आरिज मुमालिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल है। इसे पूछा जा रहा है कि जो सल्तनत काल का समय कब से कब तक था? वह था 1206 लगाकर 1526 ईस्वी तक। कब तक? 1206 लगाकर 1506 ईस्वी तक क्या था? सल्तनत काल का टाइम पीरियड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, वह आया था किसके शासन काल में? इल्तुतमिश के शासन काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। भारत में मध्यकालीन शासक कौन था जिसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की? वह था इल्तुतमिश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, वह था बलबन। कौन था? बलबन जो था वो दिल्ली दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। किसने? बलबन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। रक्त और लौह की जो नीति थी उसने बनाया था किसने? बलबन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। कौन था? तुगरिल खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी, वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपने आप को दिल्ली का सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था। दिल्ली की सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था उत्पादन का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने काकतीय शासकों को 1303 ईस्वी में वारंगल में परास्त किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वह था जौनपुर। कौन था? जौनपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त या फिर अभी दिल्ली दूर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पे परिवर्तन करके ले गया था? दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था और कहाँ का निवासी था? यह था मोरक्को का निवासी। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इतिहासकार बदाऊनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का
सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में क्या था? माहिर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी, वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, पेपर अगर पूछ ले जाए दीवाने खैरात की स्थापना किसने की या फिर दारुल सफा की स्थापना किसने की, तो क्या बताएंगे हम लोग? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को बेहतर हो सके, वह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। टोपरा तथा मेरठ से जो 2 अशोक स्तंभ किसने दिल्ली लाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ लेकर कहाँ पे आया था? दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के काल में। किसके काल में? नसीरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, यह कहा था बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, किसने कहा था? तो क्या बताएंगे हम लोग? बहलोल लोधी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, वह था बलबन का मकबरा। किसका मकबरा? बलबन का मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा। किसके द्वारा? सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने? जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तूतिया हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? पटियाली में। कहाँ पे? पटियाली में। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तूतिया हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? बताएंगे हम लोग अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की क्या किया था? खड़ी बोली का शुरुआत की थी और खड़ी बोली में क्या किया?
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? अमीर खुसरो ने। और देखो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, यहाँ पे वैष्णव संत दिए गए हैं और उनके द्वारा स्थापित जो मत थे वो कौन कौन से थे? देखो यहाँ पे श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय किससे संबंधित था? विशिष्ट द्वैतवाद से। किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से। और किसी इसकी शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने। उसके बाद अगला है ब्रह्म संप्रदाय, यह संबंधित था द्वैतवाद से। किससे? द्वैतवाद से। इसके संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। या फिर ऐसे पूछ ले जब पेपर कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? माधवाचार्य ने। या फिर द्वैतवाद की शुरुआत किसने की? तो बताएंगे हम लोग माधवाचार्य ने। उसके बाद रुद्र संप्रदाय और शुद्ध द्वैतवाद, इसकी स्थापना की विष्णु स्वामी ने। किसने की? विष्णु स्वामी ने। उसके बाद अगला है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्काचार्य। कौन थे? निम्काचार्य। या फिर पूछ लिया जाए द्वैतवाद, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? इसके भी थे निम्काचार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे? वो थे फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। किसने दिया था? इब्न तूता ने। किसने? इब्न तूता ने बताया है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के बारे में। चैप्टर हमारा है मुगल साम्राज्य। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, वह युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। और इसमें बाबर ने, किसने? बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन थे? वह थे राणा सांगा। 1527 में जब खानवा का युद्ध होता है उसमें से राणा सांगा को किसने हराया? बाबर ने हराया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ? ये पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम लोग 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर को फर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। फर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया? शैबानी खान ने। किसने? शैबानी खान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि जो धारण की थी बाबर ने काबुल में की थी। कहाँ पे? काबुल में। उसके बाद देखो यहाँ पे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल ना भी याद रखो, लेकिन यहाँ पे जो डेट दी गई ये, लेकिन जो 1526 सन दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और जीता कौन इसमें? बाबर विजयी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। और इसमें भी बाबर जीतता है। और कब होता है? 17 मार्च 1527 को। कब होता है? 17 मार्च 1527 को। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में, उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग बनाई गई है। और इसमें से इस प्लेलिस्ट में क्या होगा, कुछ नए नए क्वेश्चन होंगे और दोनों को जब कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे आप लोग तो उसमें से पूरे पूरे नंबर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में। अब देखो यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जून 1528 को। और किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। और इसमें भी क्या होता है? बाबर विजयी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है? 6 मई 1929 को। कब होता है? 6 मई 1929 को अफगानों और बाबर के बीच में। और कौन विजयी होता है? बाबर इसमें भी जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध जो होता है उसमें होता है किसके किसके बीच में होता है? शेर शाह और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेर शाह और हुमायूं के बीच में। और इसमें शेर शाह की क्या होती है? विजय हो जाती है, जीत हो जाती है। और कब होता है कन्नौज का युद्ध? 1540 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था
कलिंजर राज के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कलिंजर राज के विरुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शासक जिन्हें पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर युद्ध में। कहाँ पे? कलिंजर युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था। मध्ययुगीन शासकों में जो उच्च शिक्षित शासक था वो था शेर शाह। कौन था? शेर शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था। भारत में चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया? शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वह कौन थे? के.आर. कानूनगो। कौन थे? के.आर. कानूनगो ने अकबर महान से भी महान माना है। किसको? शेर शाह सूरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को जो संरक्षण दिया था राजा रामचंद्र सिंह ने। किसने? राजा रामचंद्र सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वह था मनफ दरबारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी? मनफ दरबारी व्यवस्था। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि मनफ दरबार व्यवस्था जो थी किसने प्रारंभ किया? तो बताएंगे हम लोग अकबर ने। किसने? अकबर ने। उसके बाद वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वह थी मनफ दरबारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मनफ दरबारी व्यवस्था। अब पेपर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मनफ दरबारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, तो बताएंगे हम लोग अकबर ने। किसने? अकबर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। कौन था? हकीम खान सूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासनकाल में जो ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे वो थे तानसेन और हरिदास। कौन थे? तानसेन और हरिदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर के काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वह आधारित थी मनफ दरबारी व्यवस्था पर। किस पे? मनफ दरबारी व्यवस्था पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार थे। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदाऊनी। कौन थे? अब्दुल कादिर बदाऊनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति था मुजफ्फर का तुर्बाती। कौन था? मुजफ्फर का तुर्बाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। इसका आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने क्या किया था? सम्मानित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर द्वारा। किसके द्वारा? बादशाह अकबर द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया बादशाह अकबर को। किसको? बादशाह अकबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनका समकालीन राजा था अकबर। कौन था? अकबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था। दक्षिण में मुगल राज्य का जो भाग नहीं था वो था गोलकुंडा। कौन था? गोलकुंडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो था मेवाड़। कौन था? मेवाड़ राज्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधित राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए वह था कछवाहों का। कौन सा? कछवाहों का। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए थे वह वंश कौन था? कछवाहों का वंश था। उसके बाद चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी कहाँ की थी? बीजापुर की। कहाँ की? बीजापुर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया वह था अहमदनगर। कौन था? अहमदनगर। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। मुगल बादशाह जो जहांगीर थी उनकी पत्नी का जो वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। और वैसे नूरजहां के नाम से हम लोग जहांगीर की पत्नी को जानते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था वह थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। किसने? खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसके बाद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, वह था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत बनकर आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का ऑफर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का ऑफर दिया था अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वह था चित्रकला। चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण दिया था और चित्रकला जो थी जहांगीर के शासनकाल में क्या था? बहुत ही उत्कर्ष में थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी, तो बताएंगे हम लोग जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी, तो बताएंगे विलियम हॉकिंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तंबाकू के निषेध पर प्रयोग लगाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। वह सिख गुरु कौन थे जिसने खुसरो की सहायता की थी? वह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पिलफर्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पिलफर्ट ने जहांगीर के शासनकाल का क्या किया था? मूल्यवान विवरण दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। किसको? वर्नियर को। किसको? वर्नियर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। किसने? मीर जुमला ने। किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। किसने दिया था पदवी? शाहजहां ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल को पदवी दी, शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसको? दारा शिकोह को। अभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी गई थी? दारा शिकोह को दी गई थी। और किसके द्वारा? तो बताएंगे हम लोग शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वह थे शाहजहां। कौन था? शाहजहां जो था अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है कहाँ पे है? दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक जो दक्कन का गवर्नर रहा वो कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? वह था ईश्वरदास नागर। कौन था? ईश्वरदास नागर। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? वह थे ईश्वरदास नागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र था? वह था वीणा। कौन था? वीणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ वह था औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो कौन कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है बहमनी राज्य। देखो यहाँ पे बहमनी राज्य के बारे में कुछ दिया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पे देखो, जब राज्य दिया बीजापुर, बीजापुर संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और कौन से वंश से थे? आदिल शाही वंश। किसे थे? आदिल शाही वंश से थे। और कब स्थापना किसकी? 1489 में। कब की थी? 1489 में। उसके बाद अगला है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने की? मलिक अहमद ने। किसने की? मलिक अहमद ने। कब की? 1490 में की। उसके बाद मलिक अहमद जो थे किस वंश से थे? वो थे निजाम शाही वंश। कौन सा? निजाम शाही वंश। उसके बाद अगला है बरार। बरार की स्थापना किसने की थी? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। किसने? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। और इसकी भी स्थापना हुई थी 1490 में। और किसने की थी? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। और किस वंश थे? वो थे इमाद शाही वंश से। किससे? इमाद शाही वंश से। उसके बाद अगला है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो था उसकी स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में। और एक कुली कुतुब शाह किस वंश थे? ये थे कुतुब शाही वंश से। उसके बाद अगला है बीदर। बीदर की स्थापना किसने की? अमीर अली बरीद ने। कब की? 1526 ईस्वी में की। और किस वंश से संबंधित थे अमीर अली बरीद? बरीद शाही से। किससे? बरीद शाही से। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर वही पॉइंट दिए गए हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। अब देखो यहाँ पे संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास जो थे वह थे औरंगजेब के शासनकाल में। किसमें? औरंगजेब के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसको साहिबातुज्जमानी की उपाधि प्रदान की? औरंगजेब ने किसको साहिबातुज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। किसको? जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबातुज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर औरंगजेब के शासनकाल में फिर से लगा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने अकबर के मकबरे को क्या किया था? क्षतिग्रस्त किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह मुगल बादशाह जिसको साहिब अकबर कहा जाता है, साहिब अकबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, वह था अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं को क्या था? एक विशेष वर्चस्व था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। कौन था? सआदत खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी। किसने सत्ता संभाली थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो कब बताएंगे हम लोग? 1707 ईस्वी में। कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1707 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। उसके बाद जहांगीरी चित्रकार थे, जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आकरिजा। अबुल हसन और आकरिजा कौन थे? चित्रकार थे। और किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। कौन था? मंसूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली थी किसने आरंभ किया? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। उसके बाद वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, वह कौन था? अकबर। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो दिया है शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। कहाँ पे? सासाराम में है। और ये कहाँ पे है? यह है बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था उसने किसने? औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। और हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वो कौन था? राबिया-उद-दौरानी मकबरा। कौन सा मकबरा था? राबिया-उद-दौरानी मकबरा, उसे बोला जाता है द्वितीय ताजमहल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि पंचमहल कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे हम लोग फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, वह कौन था? जहांगीर। या फिर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जहांगीर था उसकी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? वह थी फारसी भाषा में। किसमें? फारसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार सुहेली नामक ग्रंथ जो है अनुवाद है पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था। शाहजहां के शासनकाल में राज कवि कौन था? कलीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुम माली ने। किसने? ताजुम माली ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन है कि मुगलों की राज की भाषा थी। मुगलों की राज की भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडन और रस्किन ने। किसने? लेडन और रस्किन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। उसके बाद अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कालिदास की। किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था। कश्मीर के शासक जो थे जैनुल आबदीन, उनका वास्तविक नाम था शाही खां। क्या नाम था? शाही खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। मुगल प्रशासनिक जो शब्दावली थी, तो माल किसके लिए यूज किया जाता था? भू राजस्व के लिए। किसके लिए? भू राजस्व के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। क्या नाम था? लक्ष्मण देव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। कौन था? नजीब खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम है। होप्त कुलजुम किसमें है? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? होप्त कुलजुम जो पुस्तक है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। और किसके काल में लिखी गई थी? गजाउद्दीन हैदर के काल में। किसके काल में? गजाउद्दीन हैदर के काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है फैजाबाद अयोध्या में। कहाँ पे? फैजाबाद अयोध्या में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हैलेविडु। क्या नाम है? हैलेविडु। और ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार गया है कि होयसलों की राजधानी क्या थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन काल में जो तांबे का सिक्का था उसे बोला जाता था दाम। क्या बोलते थे? दाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। किससे? पारसियों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मुगल कालीन भारत में जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वह था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मौलिम था। मुगल काल में मौलिम क्या था? मौलिम एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था।
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिज खां। कौन था? चिनकिलिज खां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, वह स्थान है कोचीन। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? वो थे चगताई तुर्क। क्या थे? चगताई तुर्क थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समाज जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के कारण। किसके कारण? गुरु गोविंद सिंह के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वह पवित्र माना जाता है। या भी पेपर में पूछ लिया जाए कि नांदेड़ गुरुद्वारा किससे संबंधित है, तो संबंधित है गुरु गोविंद सिंह से, क्योंकि ये क्या है? यह समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में करोड़ी थे। मुगल काल में करोड़ी क्या थे? भू राजस्व अधिकारी। मुगल काल में जो भू राजस्व अधिकारी थे उन्हें ही करोड़ी बोला जाता था। और अगला चैप्टर हमारा है मराठा साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मराठा साम्राज्य के बारे में। और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग्म है। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग्म है चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित है? मराठों की कराधान प्रणाली से। यदि पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चौथ का संबंध मराठा साम्राज्य में किससे था, तो चौथ का संबंध होता है एक कर से। क्या होता है? चौथ जो होता है वह एक प्रकार का कर था मराठा साम्राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे थे वो थे मराठा। कौन थे? मराठा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। किसके नाम से? चौथ नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा रानियों में जिन्हें 17 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। कौन थी? वह थी ताराबाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। शिवाजी की वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वो थी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? वह था बाजीराव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा राजा क्या हो गया? नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक संस्थापक। पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री। जैसे यहाँ पे देखो, वास्तविक शक्ति के संस्थापक हमारे देश में कौन है? प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का होता है। वैसे क्या था? मराठा राजा क्या था? जो मराठा का जो राजा था वो क्या था? उसकी शक्ति खत्म हो गई थी और जो पूरी शक्ति थी वो किसके हाथ में थी? वो थी पेशवा के हाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो फलहार के युद्ध में। किसके युद्ध में? फलहार के युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। सरनोबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। किससे? सैन्य प्रशासन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो 1782 ईस्वी में। कब हुए थे? 1782 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था सालाबाई की संधि? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी सालाबाई की संधि। और कब हुई थी? 1782 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य था। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना। क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मुगल शासन को खत्म करने के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मराठों को। किसको? मराठों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में। कब पहनाया गया था? 1674 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? वो थे मराठा वंश के। किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। किसे? बाजीराव फर्स्ट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम 1720 लगाकर 1740 ईस्वी तक जिसका शासन था, क्या थे? एक पेशवा थे। क्या थे? एक पेशवा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुणे कभी भी की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे जो था वो पेशवाओं की किसकी राजधानी के लिए? पेशवाओं की राजधानी के लिए जाना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय जिनका कार्यकाल था 1796 लगाकर 1818 ईस्वी तक, वो कौन थे? वो भी एक पेशवा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 में मराठा जो थे वो क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और उसी के साथ तीसरा जो है एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला चैप्टर है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे अंग्रेजों की बेहतर नौसेना। कहती है अंग्रेजों की बेहतर नौसेना की वजह से फ्रांसीसियों की असफलता हुई और अंग्रेजों की क्या हुई? सफलता हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आगरा के निवासी थे मिर्जा गालिब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, वह यूरोपीय समुदाय था पुर्तगाली समुदाय। कौन था? पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत के साथ व्यापार साझा किए थे और सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत पे आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रणालय के लाने वाले प्रथम थे। जो मुद्रा छापने का क्या था? कारखाना था, वो लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनफुरा। कौन था? चिनफुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14वां के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हुआ था तो भारत का शासन था किसके हाथ में? अकबर के हाथ में। किसके हाथ में? अकबर के हाथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत हुई थी 1839 में। कब हुई थी? 1839 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा में जो अधिकार था वो था पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगाली शासन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, वह स्थान था मुर्शिदाबाद। कौन सा स्थान था? मुर्शिदाबाद में
मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी प्रदान की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। उसके बाद यहाँ पे देखो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अब यहाँ पे देखो, आंदोलन विद्रोह दिया गया है, ये प्रभावित क्षेत्र दिया गया है, इधर संबंधित नेता दिया गया है और इधर समय दिया गया है। अब देखो, सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार और दिरजी नारायण ने। किसने? केना सरकार और दिरजी नारायण ने। और कब से कब हुआ था? 1763 लगाकर 1800 ईस्वी तक। उसके बाद अगला है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ था। और किसने किया था? मजनू शाह एवं चिराग अली ने। किसने? मजनू शाह एवं चिराग अली ने। और 1776 लगाकर 1777 ईस्वी तक। उसके बाद अगला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ? बिहार भागलपुर में हुआ था। और संबंधित नेता कौन थे? तिलक मांझी थे। और कब हुआ था? 1779 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है चुआरो विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चुआरो विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? बांकुड़ा बंगाल में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। और कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड पलामू में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता थे भूफड़ सिंह। और 18 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। उसके बाद अगला है पालीगढ़ का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पालीगढ़ का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे वीर पी कट्टावमान। कौन थे? वीर पी कट्टावमान। और कब से कब हुआ था? 1799 लगाकर 1801 तक। 1799 लगाकर 1801 तक। उसके बाद अगला है, अगला विद्रोह है वेलाटम्पी विद्रोह। वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? त्रावणकोर क्षेत्र में हुआ था। और किसने किया था? वेलुटम्पी ने किया था। और 1808 से लगाकर 1809 ईस्वी तक ये चला। उसके बाद अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ? पश्चिमी घाट में। और किसने किया था? सेवाराम ने। किसने? सेवाराम ने। और 1825 से लगाकर 1831 तक ये चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब से कब तक चला? 1822 लगाकर 1829 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चितर सिंह थे। और कहाँ पे हुआ ये भी हुआ था पश्चिमी घाट में। उसके बाद अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। और किसने किया था? टीपू जो थे। और 1825 लगाकर 1827 ईस्वी तक। उसके बाद अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का क्षेत्र था असम। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर। और सन था 1828 ईस्वी। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। गोमधर कुंवर ने किया था। और कहाँ पे हुआ था? असम में अहोम विद्रोह। उसके बाद अगला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश में। किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। और कब हुआ था? 1831 में। कब हुआ था? 1831 में। उसके बाद अगला है कोल आंदोलन। कोल आंदोलन कब हुआ? 1831 से 1832 में। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड में। और किसने किया था? जो नेता थे इसके मुख्य सुरगा और सिगराय। कौन थे? सुरगा और सिगराय। उसके बाद अगला है भूमिज विद्रोह। कहाँ पे हुआ? झारखंड रांची में। किसने किया? जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण हंगामा। और कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है खासी विद्रोह। कहाँ पे हुआ? असम में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे। और कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। उसके बाद अगला है कंध विद्रोह। कंध विद्रोह कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ था। नेता कौन थे इसके? चक्र बिशोई थे। और कब हुआ था? 1837 में हुआ था। उसके बाद अगला है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन कब हुआ? 1838 लगाकर 1848 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। किसने किया था? फरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? बंगाल और बिहार में था। और किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। और कब से कब हुआ? 1855 से लगाकर 1856 तक। उसके बाद अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का कार्य क्षेत्र कहाँ था? झारखंड में। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। और कब से कब तक? 1899 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। किसने किया? बख्शी जगत बंधु ने। उसके बाद कब से कब तक हुआ? 1817 लगाकर
1925 तक। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है नील आंदोलन। नील आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। किसने किया था? दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेता थे और 1859 से लगाकर 1860 तक। उसके बाद अगला है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह कहाँ पे हुआ? पाबना बंगाल में हुआ था। किसने किया था? ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने। और उसके बाद 1837 से 1876 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। उसके बाद नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और कब से कब तक हुआ? 1874 लगाकर 1875 तक। उसके बाद अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ? मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? अली मुफलियार। कौन थे? अली मुफलियार। और कब से कब तक हुआ? 1920 लगाकर 1922 तक। उसके बाद अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसने किया था? भगत जवाहरमल और राम सिंह ने। और कब से कब हुआ? 1840 लगाकर 1885 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है रंपाओं का विद्रोह। रंपाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 1922 में। कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसने किया था? सीताराम राजू ने। उसके बाद अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का कार्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। किसने किया था? जात्रा भगत ने किया था। कब किया था? 1914 ईस्वी में। उसके बाद अगला है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ था। किसने किया था? कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने। और कब हुआ था? 1946 में। उसके बाद अगला है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन किसने किया था? इसका नहीं दिया गया है। और कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और किसने किया था? यह नहीं दिया गया है। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कौन सा आंदोलन? तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने। किसने? इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब उतार दिया था? 1856 में। कब? 1856 में अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्य से क्या कर दिया था? बेदखल कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने कुफाफन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। कब कर लिया था? 1856 में जो वहाँ के नवाब थे उनको हटा दिया था वाजिद अली शाह को। और क्या कर लिया था? अपने राज्य में विलय कर लिया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग फेज की नीति से नाम जुड़ा है। रिंग फेज की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स का। किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था। 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व जो किया था बिहार में वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने क्या कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वह क्या है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारत की पहले स्वतंत्रता की लड़ाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय के रूप में बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे जो कहाँ के विप्लव से जुड़े थे वो थे बैरकपुर के। कहाँ के? बैरकपुर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। सन 1857 में जो बरेली विद्रोह का नेता था वो था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। अब यहाँ पे देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह का यहाँ पे केंद्र दिया गया है। यहाँ पे भारतीय नायक दिया गया है, ये विद्रोह की तिथि दी गई है। और यहाँ पे ब्रिटिश नायक दिए गए हैं विद्रोह को दबाने वाले। देखो यहाँ पे जो विद्रोह की तिथि दी गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ये तिथि वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केंद्र और नायक और ब्रिटिश नायक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग विद्रोह की तिथि नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केंद्र था दिल्ली। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने, बख्त खान ने। किसने? बहादुर शाह जफर ने और बख्त खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दिल्ली में। और उसको दबाने वाले कौन थे? उनमें ब्रिटिश नायक थे वहाँ के निकलसन और हडसन। कौन थे? निकलसन और हडसन, जिसमें से निकलसन जो था वह
मारा जाता है। उसके बाद अगला है कानपुर। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। किसने? नाना साहब और तात्या टोपे ने। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पे, दूधू पंथ या फिर ढोंडू पंथ। नाना साहब का दूसरा नाम था दूधू पंथ या फिर ढोंडू पंथ। और यहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन थे? वो थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। उसके बाद अगला है लखनऊ। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने लखनऊ में। और यहाँ पे कौन थे अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। यहाँ पे हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और उसके बाद नेतृत्व कौन कर रहा था? कैंपबेल केवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी। झांसी ये किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और यहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता कौन थे अंग्रेजों की तरफ से? वो थे विद्रोह को दबाने वाला ह्यू रोज। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अंग्रेजों की तरफ से जो विद्रोह को दबाने का काम किया था झांसी पे, वो किसने किया था? ह्यू रोज ने। किसने? ह्यू रोज ने। उसके बाद नेक्स्ट है इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। और वहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। उसके बाद अगला है जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। और वहाँ पे कौन थे ब्रिटिश नायक? विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। कौन थे? विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। उसके बाद बरेली में थे खान बहादुर खां। खान बहादुर खां 1857 को नेतृत्व किया। और वहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन। कौन था? हडसन। उसके बाद अगला है फैजाबाद। फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। और वहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील। कौन था? कर्नल नील। उसके बाद अगला है फतेहपुर। फतेहपुर में किसने किया? अजीमुल्ला ने 1857 का नेतृत्व किया था। और वहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल रेनर्ड। कौन था? जनरल रेनर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? वो था दिल्ली को। किसको? सर्वप्रथम दिल्ली को। 1857 के विद्रोह में दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था अंग्रेजों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम। कौन था? दीवान मनीराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 में सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था अवध में। कहाँ पे? अवध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था? सर सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन है जेम्स आउट्रम का। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है ये क्या है? हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामर्स्टन। कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। किसके लिए? रेलवे में सुधार के संबंध में। किसके लिए? लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन को बुलाया था। किसके लिए? रेलवे में सुधार के लिए। किसके लिए? रेलवे में सुधार के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे थे श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सेना जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की हत्या
अंडमान निकोबार पर कर दी गई थी। और एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी वायुसेना की हत्या की गई थी, तो वो था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना किसने औरंगजेब से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। किससे? औरंगजेब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंगस। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक है लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मिटकाफ को। किसको? चार्ल्स मिटकाफ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जिन्हें भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड एलेनबरो को। किसको? लॉर्ड एलेनबरो को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था? वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के अवसर पर। किसके प्रवेश पर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के प्रवेश पर दिल्ली में उसके ऊपर बम फेंका गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल थे। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एम हर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट। उसके बाद देखो अगला चैप्टर दिया गया है, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। और देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण में कमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? और रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। क्या कहते थे? इंपीरियल प्रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थव्यवस्था को खोखला करने के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी प्रकार की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि एवं दर्शन की अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो किया था किसने? जोनाथन डंकन ने। किसने? बनारस में सर्वप्रथम 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल श्री भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? चार्ल्स विल्किफ ने। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किफ ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? भारतीय काल संहिता 1883 का निर्माण किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। 18वीं शताब्दी में जो बंगाल से महत्वपूर्ण वस्तुएं निर्यात होती थी वह थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इधर राजवंश दिया गया है, इधर संस्थापक दिया गया है और इधर राजधानी दी गई है। देखो हर्यक वंश किसके संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी थी राजगृह। क्या थी? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी राजगृह। उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक था शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। उसके बाद नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला है मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी या फिर चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला है शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे और राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। उसके बाद अगला है कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। कौन थे? कुजुल कटफिसेस और राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। उसके बाद अगला है गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और राजधानी की थी पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला है वाक्टक वंश के संस्थापक थे विंध्यशक्ति। उसके बाद हूण वंश के संस्थापक थे तोरमाड़ और राजधानी थी सियालकोट। हूण वंश की राजधानी क्या थी? सियालकोट और संस्थापक कौन थे? तोरमाड़। उसके बाद अगला है वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पबीत और राजधानी क्या थी? थानेसर कन्नौज। उसके बाद अगला है पांडवंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन और राजधानी थी मदुरई। क्या थी? राजधानी थी मदुरई पांडवंश की और संस्थापक थे नेडियोन। उसके बाद अगला है चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और राजधानी थी तंजौर। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय और राजधानी क्या थी? तंजौर। उसके बाद अगला है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ और राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। उसके बाद अगला है राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और राजधानी थी मानखेट। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मानखेट और संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। उसके बाद अगला है कल्याणी के चालुक्य की राजधानी थे मानखेट या फिर कल्याण और संस्थापक थे तैलप द्वितीय। कौन थे? तैलप द्वितीय। उसके बाद अगला है बदामी के चालुक्य की राजधानी थी वातापी और संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम। उसके बाद अगला है लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। उसके बाद अगला है वर्मन वंश कामरूप के वर्मन वंश के संस्थापक थे पुष्यवर्मन और राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। क्या थी राजधानी? प्राग ज्योतिषपुर। उसके बाद अगला है गुर्जर के प्रतिहार वंश थे, उसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे और राजधानी क्या थी? कन्नौज। उसके बाद अगला है गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी थी कन्नौज। राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और राजधानी थी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव और राजधानी अजमेर। उसके बाद अगला है परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र और राजधानी थी धारानगरी। उसके बाद अगला है चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और राजधानी थी खजुराहो या फिर महोबा। उसके बाद नेक्स्ट है सोलंकी वंश संस्थापक थे मूलराज और राजधानी थी अनिलवाड़। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज और राजधानी क्या थी? अनिलवाड़। उसके बाद अगला है कलचूरी वंश के संस्थापक थे कोकल और राजधानी थी त्रिपुरी। कलचूरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल और राजधानी थी त्रिपुरी। उसके बाद अगला है
गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी क्या थी? दिल्ली। उसके बाद अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और राजधानी क्या थी? दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और राजधानी क्या थी? दिल्ली। उसके बाद अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। और राजधानी थी दिल्ली। उसके बाद अगला है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और इसकी भी राजधानी क्या थी? दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। और इनकी राजधानी थी विजयनगर। उसके बाद अगला है सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सालू। और राजधानी थी विजयनगर। उसके बाद अगला है तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। और तुलु वंश की राजधानी थी विजयनगर। उसके बाद नेक्स्ट है आर्यवीडु वंश। आर्यवीडु वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल। और राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा। आर्यवीडु के संस्थापक थे तिरुमल। और राजधानी थी पेनुकोंडा। उसके बाद अगला है चालुक्य। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी थी बेगी। उसके बाद अगला है होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। और राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। उसके बाद यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम। और राजधानी थी देवगिरी। उसके बाद कदम वंश। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन। और राजधानी थी वनवासी। उसके बाद काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। और राजधानी क्या थी? अमकोंड। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। और राजधानी थी अमकोंड। उसके बाद अगला है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। और राजधानी थी कुलाल व फिर तलकाड। उसके बाद अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। और राजधानी थी मुंगेर। उसके बाद सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। राजधानी थी लखनऊती। उसके बाद एक कारकोट वंश। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभवर्धन। उसके बाद उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। उसके बाद अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक थे हसल गंगू। कौन थे? हसल गंगू। और राजधानी थी गुलबर्गा या फिर बीदर। उसके बाद अगला है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह। और राजधानी क्या थी? बीजापुर। उसके बाद निजाम शाही। निजाम शाही के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। और राजधानी क्या थी इनकी? अहमदनगर। उसके बाद अगला है इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक थे फतेहुल्ला इमाद शाह। और राजधानी थी इनकी एलिचपुर। उसके बाद नेक्स्ट है कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। और उनकी राजधानी थी गोलकुंडा। उसके बाद अगला है बरीद शाही वंश। बरीद शाही वंश के संस्थापक थे अमीर अली बरीद। और राजधानी क्या थी? बीदर। उसके बाद नेक्स्ट है सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर। और राजधानी क्या थी? जौनपुर। उसके बाद अगला है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। और राजधानी क्या थी? दिल्ली और आगरा। उसके बाद नेक्स्ट है भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी इनकी रायगढ़। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और राजधानी क्या थी? रायगढ़। उसके बाद अगला है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। और उसकी राजधानी थी हैदराबाद। अब देखो यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। और उनकी राजधानी दी गई है। और क्षेत्र दिया गया है कि आधुनिक स्थान में वो आधुनिक स्थान कहाँ पर है उनका। तो आप देखो अंग की जो राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र जो है उसे बोला जाता था अंग महाजनपद। उसके बाद अगला है मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवज राजगृह। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? पटना गया बिहार में। उसके बाद अगला है काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और यह भी था इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कहाँ का? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में वही था वत्स महाजनपद। उसके बाद अगला है वज्ज की राजधानी थी वैशाली या फिर विदेह या फिर मिथिला। और वैशाली कहाँ पे था? वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो था वही था वज्र महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? जो फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र है वो था कोसल महाजनपद। उसके बाद अगला है अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी या फिर माहिष्मती। और कौन सा क्षेत्र था? मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वही था अवंती। उसके बाद नेक्स्ट है मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। और प्रेजेंट टाइम में जो क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर का जो क्षेत्र है वही था मल महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र काम्पिल। और कौन सा क्षेत्र है?
बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है चेंदी। चेंदी कौन सी राजधानी थी? शक्तिमती। चेंदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो था चेंदी महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक दिल्ली और मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो है वो था कुरु। उसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और कौन सा क्षेत्र था? जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है वही था मत्स्य महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी थी हाटक। और राजौरी एवं हजारा का जो क्षेत्र था वो था कम्बोज महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और ये मथुरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला है असमक। असमक की राजधानी थी पोटली या फिर पोतन। और कौन सा क्षेत्र था? गोदावरी नदी का क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? वो था असमक। और असमक की राजधानी क्या थी? पोटली या फिर पोतन। उसके बाद नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? रावलपिंडी एवं पेशावर का जो क्षेत्र है वो था गांधार महाजनपद। और यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए संगम युग के बारे में। किसके बारे में? संगम युग के बारे में कि प्रथम संगम कब हुआ था? 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मदुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। कौन थे अध्यक्ष? अगस्त्य। और क्या क्या हुआ उसमें से? अकट्टियम परिपदाल, मधुनरारय, मुटुकुरुरु तथा कलार अवरय कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। ये सारे ग्रंथों का क्या हुआ था? संकलन हुआ था प्रथम संगम में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा संगम हुआ था 3700 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम, अलेवलाई। ये भी क्या हो गया? समुद्र में विलीन हो गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तोलक्कापियर। कौन थे? तोलक्कापियर। उसके बाद संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। और इसके भी जो कौन थे संकलित ग्रंथ कौन थे? इसमें से संकलित ग्रंथ किए गए तोलक्कपियम। कौन था? तोलक्कपियम। और रचनाकार कौन थे? तोलक्कापियर। उसके बाद अगला है तीसरा संगम। तीसरा संगम हुआ 1850 वर्ष पूर्व। कहाँ पे हुआ? मदुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? नकीरर थे। और इसमें से नेदुंथको, कुरुंथोके, नत्रनई, एनकुरु, भुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरफी तथा चित्रशय आदि ग्रंथ का क्या किया गया? संकलन किया गया। और ये सारे हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।